Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss vector algebra, and this is the fourth lecture on vector algebra. We have discussed already Cartesian coordinate system, spherical coordinate system, and a little bit introduction of cylindrical coordinate system. ओके तो अब जो है अपन जहाँ मैंने कल छोड़ा था, मैंने कहा था कि यहाँ से आप आगे कंटिन्यू करके देखना, नहीं होता है तो बताना। तो मैं ही करके बता देता हूँ आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक कल बता दिया था वो मैं नहीं बताऊँगा, वो आप वापस अगर आपने नहीं देखा है तो वहीं पे जाके देख लेना। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जेड एक्सिस से, ये क्या होती है, एस होती है ना। अच्छा, ये जो हाइट है ये z है, सेम एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो प्रोजेक्शन है इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो प्रोजेक्शन भी s जितना ही होता है। तो ये जो x एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन एंगल बनाता है ये फाई बनाता है। फाई 0 से 2 पाई लिमिट लेता है, z जो है -∞ से +∞, और जो s है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया था कि जो x आता है वो s cos फाई, y जो है वो s साइन फाई, और जो z है वो कितना होता है, z ही होता है, ठीक है। ये रिलेशन अपन कैलकुलेट कर चुके थे। अच्छा, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट भी है, मैं आपको बता चुका था। ts s कैप प्लस s डी फाई फाई कैप प्लस dz z कैप। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ तक अपन क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ये इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, फिर मैंने आपको सरफेस एलिमेंट भी बता दिया था और वॉल्यूम एलिमेंट भी बता दिया था। मेन चीज़ ये थी कि यहाँ से आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि H1 जो है HS वो 1 है, डायरेक्ट करना सिखाया था कि जो डेरिवेटिव टर्म है और जो यूनिट डायरेक्शन है उसके अलावा जो बच गया वो स्केल फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। ये S हो गया, और H3 मीन्स HZ भी कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बेसिस वेक्टर क्या होता है, B1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा U1। यहाँ पे फर्स्ट कौन है भाई, इसके अंदर कोऑर्डिनेट है S फाई और Z, तो S U1 है, फाई U2 है और Z U3 है। तो यहाँ से देखो R वेक्टर को क्या करते हैं अपन, लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है। अच्छा, ये B1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, B1 क्या है, पहला S है तो S के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो HS होगा, और जिसकी यूनिट डायरेक्शन है वो S कैप होगी। यही बात है, बेसिस फैक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्केल फैक्टर होता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रख लो। जैसे अपन ने स्फेरिकल में जब सोल्व किया था तो x इक्वल टू मैंने कितना लिखा था, r साइन थीटा कोस फाई, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू r कोस थीटा। यहाँ पे सिलेंड्रिकल के रिजल्ट हैं तो ये यूज़ करने हैं। तो देखो डेल अपॉन डेल u1 की जगह कितना आ जाएगा s, ठीक है। x की जगह कितना आ जाएगा, s कोस फाई आई कैप प्लस s साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है। एस के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से जो B1 वेक्टर है, बेसिस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड HS है, डायरेक्शन S कैप है, ये कितना हो जाएगा, एस के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप
प्लस 0 डॉट के कैप, यही बात है, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पे आ गई है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एच एस है, यही बात है। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है। देखो कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब एच एस कितना है 1। अरे भाई एच एस क्या होगा, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कितना आ रहा है कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 मतलब 1। इसका मतलब अगर एच एस 1 है तो ये वैल्यू किसकी हो गई, एस कैप की हो गई। और ये अपने को चाहिए भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए चाहिएगा ना, तो ये हो गया कोस 5 आई कैप प्लस साइन 5 जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप। लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अपने को b2 निकालना है, b2 वेक्टर। तो b2 वेक्टर के लिए डेल अपॉन डेल u2 और r वेक्टर की जगह x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। u2 क्या होगा s फाई z मीन्स u2 इज नथिंग बट फाई, x की जगह s कोस फाई आई कैप, y की जगह s साइन फाई जे कैप प्लस z के कैप। फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो b2 वेक्टर कितना आ जाएगा माइनस एस साइन फाई आई कैप प्लस एस कोस फाई जे कैप, ओके, प्लस जेड का करोगे तो 0 डॉट के कैप। अच्छा ये b2 वेक्टर है, तो जो b2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो h2 होगा या फिर h5 होगा, ठीक है, h2 या h5। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो माइनस एस साइन फाई का स्क्वायर एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एस स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से आप अगर एस स्क्वायर कॉमन लेते तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा और एस स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा एस। तो एच फाई आपका कितना आ गया, एच फाई इक्वल्स टू नथिंग बट एस। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि b2 वेक्टर क्या होता है एच फाई इंटू फाई कैप, डायरेक्शन इसकी क्या होगी सेकंड की, अरे सेकंड क्या है फाई है ना, फाई कैप, तो फाई कैप इज नथिंग बट एस से डिवाइड कर दो इसको, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप। ऐसा ही अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं, p3 वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं डेल r वेक्टर अपॉन डेल्टा u3। u3 क्या है डेल अपॉन डेल्टा z, x की जगह s कोस फाई आई कैप प्लस s साइन फाई जे कैप प्लस z के कैप। डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से b3 वेक्टर कितना आ जाएगा के कैप। अब ये यूनिट वेक्टर ही है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और इसका मैग्नीट्यूड ही क्या है h3 या फिर hz है। इसका मतलब क्या हो गया कि z कैप और के कैप एक ही बात है ना, और आना भी चाहिए था ये, है ना। हाँ तो ठीक है भाई, आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब अपने को क्या लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मैंने डायरेक्ट लिखना भी सिखाया था, तो डायरेक्ट लिखना भी बताऊंगा और इन इक्वेशन से भी लिखते हैं। देखो इस तरफ कौन होंगे एस कैप फाई कैप एंड जेड कैप, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे कौन होंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। क्लियर है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन सेकंड देखो, आई कैप के साथ कौन है कॉस फाई, जे कैप के साथ साइन फाई, के कैप के साथ 0।
फिर क्या है देखो, थर्ड इक्वेशन, आई कैप के साथ माइनस साइन फाई, जे कैप के साथ कोस फाई और इसके साथ 0। और इक्वेशन 4 देखो, ये दोनों 0 हैं और ये 1 है। अब देखो डायरेक्ट लिखना मैंने सिखाया था कल, कैसे लिख सकते हैं। आपको बस ये 3 याद रखने हैं। पहले इन तीनों का किसके रेस्पेक्ट में करो, जो पहला है एस के रेस्पेक्ट में। तो एस के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोस फाई, फिर साइन फाई और इसका 0। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब एस का काम हो चुका है तो इनमें से एस हटा दो और जो बच गया उसका फाई के रेस्पेक्ट में करो। तो बचा क्या, कोस फाई, कोस फाई का माइनस साइन फाई, साइन फाई का कोस फाई और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो जेड, जेड का 0। ठीक है, अब एस का भी काम हो गया और फाई का भी काम हो गया। इसका मतलब, और करना किसके रेस्पेक्ट में, जेड का। तो यहाँ पे एस की भी टर्म हटा दी, फाई की भी हटा दी, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 0। यहाँ पे जेड था तो जेड का, जेड के रेस्पेक्ट में 1। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स क्या होता है, उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। अरे भाई, अगर इसके बराबर लाना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स करना पड़ेगा। और क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज उसका इन्वर्स होता है। और ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दो, कोस फाई साइन फाई 0 कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, एक ही बात। ये लो, तो ये क्या आ गए अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आ गए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और जो है टाइम डिसाइड कर दिया है, कल से जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो 3 टाइम पे फिक्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, पहला सुबह 11 बजे, दूसरा 5 PM पे और तीसरा 9 PM पे। आज जो है ये वाला लेक्चर नहीं आएगा, नहीं आया है, लेकिन ये दोनों लेक्चर अवेलेबल होंगे 5 PM और 9 PM पे। और कल से तीनों लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। ये 3 फिक्स हैं, अगर इससे ज़्यादा लेक्चर आते हैं, 4 या 5 हम डालते हैं तो इनके बीच में कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ये 3 लेक्चर्स डेली अवेलेबल रहेंगे, 11 AM, 5 PM एंड 9 PM। एंड तीनों लेक्चर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि मैंने 3 सब्जेक्ट चलाए हुए हैं, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा ईडी के लिए पढ़ाया जा रहा है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा खत्म होता है ईडी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इधर से मॉडर्न फिजिक्स में कंटिन्यू करेंगे अपन, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक खत्म होते हैं अपन वेव मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होने के बाद अगर आप कहोगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर लेंगे, और अगर आप कहोगे तो अपन क्या स्टार्ट कर लेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर्स जो हैं फिक्स अपने रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इनका टाइम जैसे ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, लेकिन 3 लेक्चर 3 सब्जेक्ट चलेंगे ज़रूर। ठीक है, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम इन सब्जेक्ट का भी टाइम फिक्स कर दें, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा ये अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, लेकिन टाइम फिक्स रहेंगे 3 टाइम। क्लियर है, अब जो है आप अपना इस टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो। और मान लो अगर आप इस टाइम टेबल पे के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं हो तो आप एक दिन पीछे का कर लो, जैसे कि आप आज के लेक्चर कल देखो तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइम सेट कर लो। जैसे हम 3 लेक्चर डेली कम से कम डालेंगे तो आप अगले दिन का कोई भी टाइम सेट कर लो जो आपके लिए सूटेबल है। तो आप क्या करो, सिर्फ आप एक दिन पीछे रहोगे लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर पाओगे। ठीक है, हाँ। तो अब अपन एक बात करते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वक्रीय निर्देश तंत्र। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, हमेशा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसकी ही जो है बात करते हैं। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, जिनके अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्सिस क्या हों, परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के। और ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये याद रहता है तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल एंड लाप्लासियन,
इनके जो फॉर्मूले हैं वो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कर्विलिनियर याद नहीं करते हो तो आपको 12 फॉर्मूले जो हैं वो रिमेंबर करने होंगे। लेकिन अगर आप कर्विलिनियर को समझ लेते हो तो आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले जो हैं रिमेंबर करने रहेंगे। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो इसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कर्व जो है चूज कर लिए जाते हैं। अभी तीनों एक ही प्लेन पे नहीं है, ये जैसे ये वाला जैसे आप इसको अगर U1 कर्व है तो आप इसको ऐसे ऐसे मान सकते हो, मतलब पहले अपन स्ट्रेट लाइन बना रहे थे। अभी क्या है, जैसे देखो जैसे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो एक कर्व ऐसे आ गया, एक कर्व ऐसे चला गया और एक कर्व ऐसे चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से करता हूँ कि आपको परपेंडिकुलर टाइप लगे। ठीक है, ये U1 कर्व हो गया, ये U2 कर्व हो गया, ये U3 कर्व हो गया, और जो इनके ये परपेंडिकुलर है ये डायरेक्शन को बताएंगे। तो ये U1 एक्सिस हो गई, U1 एक्सिस किसको बताएगी, E1 कैप। जनरल डायरेक्शन किससे लिखते हैं अपन, E1 E2 E3 से। तो ये समझ लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये U2 एक्सिस हो गया तो इसके अलोंग जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, E2 कैप। ऐसे ही ये U3 एक्सिस हो गया, इसके अलोंग जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, E3 कैप। जैसे अगर एक कार्टेशियन होता तो U1 क्या होता, एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन क्या होती, I कैप। U2 एक्सिस क्या होता, Y एक्सिस, डायरेक्शन क्या होती, J कैप। और U3 क्या होता है, Z, डायरेक्शन होती K कैप। ऐसे अगर स्फेरिकल की बात करें तो उसके अंदर U1 क्या हो जाएगा R, U2 क्या हो जाएगा थीटा, और U3 क्या हो जाएगा फाई। क्लियर है? हाँ, तो इसके लिए देखो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से आपको लिखना है, DI वेक्टर या DR वेक्टर। ये होगा कितना, H1 DU1, क्योंकि U1 U2 U3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं तो चेंज क्या होगा, DU1। H1 स्केल फैक्टर है, डायरेक्शन E1 कैप, S2 DU2 E3 कैप प्लस S3 DU3 E3 कैप। आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कुछ नहीं याद रखना है, 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो उनके रिलेशन कि XYZ का R थीटा फाई से क्या रिलेशन है, और XYZ का S फाई Z से क्या कनेक्शन है सिलेंड्रिकल के लिए। दूसरा उनके इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट याद रखने हैं। तो देखो कार्टेशियन के लिए लिख रहा हूँ मैं पहले। कार्टेशियन के लिए क्या होता है, dx dr वेक्टर इक्वल्स टू dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इन दोनों को कंपेयर कराओ तो du1 क्या हो गया, dx। तो इसका मतलब यहाँ पे du1 क्या है, dx है, du2 क्या हो गया, dy, मतलब u1 x u2 y, और du3 क्या हो गया, dz। कंपेयर करना आ जाएगा आपको। ठीक है, E1 कैप किसके बराबर है, I कैप के, E2 कैप किसके इक्विवेलेंट है, J कैप के, और E3 कैप किसके इक्विवेलेंट है, K कैप के। और H1 कितना हो जाएगा बताओ, dx du1, ये हो गया। H1 कितना हो गया 1, H2 कितना हो गया 1, H3 कितना हो गया 1। तो ये किसके लिए सॉल्यूशन हो गया, कार्टेशियन के लिए। ऐसे स्फेरिकल के लिए देखो, स्फेरिकल के लिए dr वेक्टर क्या होता है, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। ये याद कर लो भाई, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का कनेक्शन। तो भैया देखो dr वेक्टर आ गया, कंपेयर कराओ तो r कैप क्या है, E1 कैप, ये E2 कैप, ये E3 कैप। ऐसे d फाई क्या हो गया, du3, d थीटा क्या हो गया, du2, dr क्या हो गया, du1। कंपेयर कराओ, du1 और E1 कैप तो आ गया, तो जो बच गया वो H1। तो कितना है H1 1, यहाँ पे H2 कितना आ जाएगा R, और H3 कितना आ जाएगा R साइन थीटा। क्लियर है? ऐसे ही किसके लिए, सिलेंड्रिकल के लिए
सिलेंड्रिकल के लिए डी आर वेक्टर कितना होता है, डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो यहाँ से ये डी एस क्या है, डी यू वन, ये डी यू टू, ये डी यू थ्री। तो एच वन कितना है 1, एच टू कितना है एस थ्री कितना है 1। ऐसे ई वन ई टू ई थ्री भी आपको पता है, ई वन एस कैप, ई टू फाई कैप और ई थ्री जेड कैप। तो आपको ये याद रखना है और इन तीनों के इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट याद रखने हैं। अगर इतनी चीज़ आपने याद रख ली तो आपको क्या होगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के फॉर्मूले लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये अच्छे से दिमाग में जो है आपको छाप लेना है, सेव कर लेना है मेमोरी के अंदर। क्योंकि देखो एक चीज़ है, काफ़ी जो है लोग ये कहते हैं कि रटना नहीं, समझना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई रटना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो आपको क्या लगता है, देखो आप कंफ्यूज्ड हो रटने जैसी चीज़ से। कुछ चीज़ें हमें मेमोराइज़ करनी ही पड़ती हैं। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि रट रहे हो। अब देखो, हालांकि मैंने आपको H1